वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11। दिस इज फिजिकल वर्ल्ड। समझते हैं फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पूछा गया है, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। द नाइट स्काई विद इट्स ब्राइट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैज फैसिनेटेड ह्यूमंस सिंस द टाइम इमेमोरियल। तो हम लोग जो ह्यूमंस है, ये हमेशा एक क्यूरियोसिटी रही है, हमें जानने की इच्छा रही है अपने आसपास के वर्ल्ड को। नाइट स्काई, सबसे पहले हमने जो नाइट स्काई को देखा, नाइट स्काई में जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स थी, स्टार, मून, ठीक है, इनको देख के हमें क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इनसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हमारे माइंड में आते थे, ह्यूमंस के माइंड में। The regular repetition of the day and night, the annual cycle of seasons, the eclipses, the tides, the volcanoes, the rainbow have always been a source of wonder. तो जो दिन और नाइट का रिपीटिशन होता है, एनुअल सीजन भी एक साइकिल में, ठीक है, रिपीट होते हैं। एक्लिप्सेस आते हैं, जो ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। टाइड्स जो आते हैं समुद्र में, ठीक है, वोल्केनोस, रेनबो, ये सारे ही सोर्सेज ऑफ वंडर थे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्या रीज़न है इनके पीछे, ऐसा क्यों दिख रहे हैं ये। द वर्ल्ड हैज़ एन एस्टोनाइजिंग वैरायटी ऑफ मटेरियल्स एंड अ बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर। और जो हमारी जो वर्ल्ड है, इसमें मटेरियल्स, अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं, ठीक है, इतने 118 एलिमेंट्स है, ठीक है, ओके। तो और से भी ज़्यादा तरीके से हम डाइवर्सिटी, लाइफ में डाइवर्सिटी है, बायो में आप पढ़ते हो कितनी सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है, कितने मिलियंस ऑफ स्पीशीज है। द इंक्वायरिंग एंड इमेजिनेटिव ह्यूमन माइंड हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द वंडर एंड ऑ ऑफ नेचर इन डिफरेंट वेज। इंक्वायरिंग माइंड क्या है ह्यूमन का? इंक्वायर, सवाल पूछता रहता है, हमेशा इमेजिन करता रहता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। तो ये चीज़ों को कैसे रिस्पॉन्ड किया हमने, डिफरेंट वेज में रिस्पॉन्ड किया। One kind of response from the earliest time has been to observe the physical environment carefully, look for any meaningful patterns and relations in natural phenomena. तो एक तरह का रिस्पॉन्स क्या था कि जो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। और एक ऑब्जर्व करने से क्या होगा, सबसे पहले हर चीज़ में जो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे ना, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ही आएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी करते हो तो ऑब्जर्व करते हो, तो मीनिंगफुल पैटर्न, जब जैसे कि सनसेट देख रहे हो, सनराइज देख रहे हो, रेनबो देख रहे हो, तो ऑब्जर्वेशन तो है पहले। फिर ऑब्जर्वेशन से कोई एक मीनिंगफुल पैटर्न दिखाई देगा आपको, ठीक है। और इसके बाद एंड रिलेशन इन नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, जो रिलेशन इन फिनोमिना में कैसे जुड़े एक आपस में, बिल्ड एंड यूज न्यू टूल्स टू इंटरेक्ट विद नेचर, ठीक है। उससे हमने रिलेशन समझा, पैटर्न समझा, उससे फिर नेट टूल बनाए ताकि हम नेचर से और इंटरेक्ट कर सकें। This human endeavor led in course of time to modern science and technology, ठीक है। और इसी ह्यूमन एंडेवर ने क्या किया, हम साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी प्रोग्रेस कर पाए, ठीक है, ये इसी क्यूरियोसिटी की वजह से, ठीक है। द वर्ड साइंस originates from the Latin word scientia meaning to know। साइंस वर्ड जो लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब है जानना। The Sanskrit word vijanam and the Arabic word ilm convey similar meaning, namely knowledge. Science, in a broad sense, is an as old as human species. ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमन स्पीसीज जितनी ही ब्रॉड ब्रॉड सेंस में उतनी ही ओल्ड। The early civilization of Egypt, India, China, Greece, Mesopotamia, and many others made vital contribution to its progress. सभी जितनी भी civilization रही, सब ने ही साइंस के प्रोग्रेस में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। From the 16th century onwards, great strides were made in science and Europe. तो 16th century से ही जो साइंस ने काफ़ी प्रोग्रेस की,
यूरोप में, ठीक है। By the middle of the 20th century, science had become a truly international enterprise, with many cultures and countries contributing to its rapid growth. ठीक है, तो मिडल ऑफ 20th सेंचुरी तक एक इंटरनेट एंटरप्राइज बन गई थी, और बहुत सारी कल्चर और कंट्रीज इसके रैपिड ग्रो में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड? साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है? Science is a systematic attempt to understand natural phenomena in as much detail and depth as possible, and use the knowledge so gained to predict, modify, and control phenomena. तो साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टेप वाइज अटेम्प्ट है नेचुरल फिनोमेना को समझने का। जो भी चीज़ें हमारे पास होती है, रेनबो के फॉर्मेशन से लेके, क्लाउड के फॉर्मेशन से लेके, सनसेट, सनराइज, इन सारी चीज़ों को समझना, ठीक है, स्टेप वाइज समझना, उनको डिटेल में समझना जितनी डेप्थ में हो सके, और उस नॉलेज का यूज़ कर सके प्रिडिक्ट कर पाना, ठीक है। जैसे कि हम वेदर प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ठीक है, आगे जो बहुत सारे इवेंट्स है, कब सनराइज होगा, कब और ऐसा नेक्लिप्सेस आएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम प्रिडिक्ट करते हैं, सन की लाइफ कितनी है, अर्थ की लाइफ कितनी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, मॉडिफाई कर पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे फिनोमेना को। आर्टिफिशियल रेन हम बना पा रहे हैं, इतने सारी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमने बनाए, इतने सारे इन्वेंशन किए हैं, ठीक है। वो इन्वेंशन करना से हमने क्या किया, उसी नॉलेज को गेन करके तो हमने किया, ओके, कंट्रोल कर पाए हम, ओके। हम विंड स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैन, है ना, विंड को अपनी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, ओके। ये सारी हमें नॉलेज चाहिए, नॉलेज करने, उसके बाद उससे समझ के मैथमेटिकल मॉडलिंग करके उससे हमने फिर न्यू टूल्स बनाए, ठीक है। साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। साइंस एक्सप्लोर करना है, चीज़ों को जानना, ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने से ही क्या होता है, हम जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी अपनी कि ऐसा क्यों होता है, उसको प्रूफ कर पाते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं फिर। द क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, अनरेवलिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द डिस्कवरी ऑफ साइंस। सबसे पहला स्टेप क्या है? क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो ये तो आप सभी को पता है, जिसमें क्यूरियोसिटी है जानने की, वो कुछ भी कर लो सीख लेगा, जिसमें क्यूरियोसिटी है, ठीक है। इज द बर्निंग फ्यूल, ओके, फॉर अ लर्नर। जिसमें बर्निंग डिज़ायर है सीखने का, वो सीख लेगा, ओके। तो क्यूरियोसिटी होनी है जानने के लिए, ठीक, सीक्रेट्स ऑफ नेचर को जानने के लिए, ठीक है। ये पहला स्टेप है डिस्कवरी ऑफ साइंस का, ठीक है। स्टेप वन हमने देखा ना, सिस्टमेटिक है, तो पहला क्यूरियोसिटी आ गया, जानने की एक इच्छा होनी चाहिए। The scientific method involves several interconnected steps. Systematic observation, ठीक है, तो वो तो क्यूरोसिटी होनी चाहिए, स्टेप्स ये है, ठीक है। सबसे पहला सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है ना, डिटेल में, डेप्थ में ऑब्जर्व करना चीज़ों को, हमारे आसपास चीज़ें हो रही है, साइंटिफिक फिनोमिना में हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब क्या किया हमने, उन फिनोमिना को ऑब्जर्व किया और उसको हमने क्या किया, छोटे लेवल पे उसको रिपीट करने की कोशिश करी, कंट्रोल्ड वे में एक्सपेरिमेंट किए। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी वाइज कितनी, है ना, कोई भी जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट किया उसमें हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव सॉरी, क्वांटिटेटिव में आ जाएगा जब हम कंसर्नड है, वैल्यू से कंसर्नड है, 10 kg, 20 kg, ठीक है, कितना मास कितने टाइम में, कोई बॉडी कितने टाइम में फॉल हो रही है, टाइम से कंसर्न है, वैल्यू से कंसर्न है, तो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। क्वालिटेटिव क्यों हो रहा है वो, उसको रीजनिंग करना, ओके। मैथमेटिकल मॉडलिंग, हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे, फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है, और उससे क्या कर पाएंगे, हम प्रिडिक्शन कर पाएंगे। फिर एफ इजिकल टू एम ए से प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि अगर एक 10 kg का मास को 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो कितना एक्सलेशन होगा, फॉर्मूले से हमने प्रिडिक्ट कर दिया,
मैथमेटिकल मॉडलिंग से फॉर्मूला बनाया और प्रिडिक्शन कर दिया। एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। और अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम वेरीफाई करेंगे जो चीज़ें एक साइंस का स्टूडेंट हमेशा बस ऐसे बिलीव नहीं कर देगा कि हाँ, जैसे हमने कोई भी जैसे कि इक्वेशन है कोई, ओके, और उसको बोल दिया कि इक्वेशन है, तो आपने बस मान लिया हाँ ये होता है। ऐसा नहीं है। हम उसको एक्सपेरिमेंट, इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट कर उसको वेरी प्रैक्टिकल क्यों होता है साइंस बता, कि हम उसको वेरीफाई करें, टेस्ट करें कि जो हमने पढ़ा है वो सही भी है कि नहीं। ठीक है। और फॉल्सिफिकेशन भी, इसलिए फॉल्सिफिकेशन भी होगा जब हम थ्योरीज को वेरीफाई करेंगे। एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है वो थ्योरी सही हो जाए, जस्टिफाइड हो सकता है कि गलत साबित हो, रिजल्ट कुछ और आ रहे हैं, मतलब कि उस थ्योरी में चेंज करने की नीड है। हो सकता है पूरी की पूरी थ्योरी गलत हो, तो हमेशा स्कोप रहता है चेंज का। और यही साइंस की ब्यूटी है। ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, हमेशा उसमें जो भी हो सकता है फ्यूचर में, जो भी हमने आज तक पढ़ा है वो सब गलत साबित हो जाए। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी तो है, कम है बट है पॉसिबिलिटी। ओके। जो ही जब क्वांटम मैकेनिक्स आई तो क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होने पे क्वांटम मैकेनिक्स आई थी। ओके, तो हम आगे देखेंगे। बट अल्टीमेटली अ साइंटिफिक थ्योरी टू बी एक्सेप्टेबल, इससे पहले है स्पेकुलेशंस एंड कंजर also have a place in science, but ultimately a scientific theory to be acceptable must be verified by relevant observation or experiment। तो स्पेकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक थ्योरी को एक्सेप्ट करने के लिए उसको ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से वेरीफाइड होना पड़ेगा, तभी वो एक्सेप्टेबल होगी। There is much philosophical debate about the nature and method of science that we need not discuss here। ठीक है, तो इसके बारे में तो नहीं डिस्कस करेंगे। फिलोसफिकल डिबेट है कि नेचर और मेथड ऑफ साइंस में। द इंटरप्ले ऑफ थियोरी एंड ऑब्जर्वेशन इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। ठीक है, तो थ्योरी और ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट का थ्योरी का रोल है। जितनी इम्पोर्टेंट थ्योरी है उतनी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स है, इसके एक्सपेरिमेंट्स है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है बस आप फिजिक्स को बस बुक में पढ़ रहे हो और आप उसको प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हो। ठीक है, दोनों हैंड इन हैंड चलती है, थ्योरी और प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स। साइंस इज एवर डायनामिक, देयर इज नो फाइनल थियरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चनड अथॉरिटी अमंग साइंटिस्ट। ऐसी मैंने बताया ना अभी, कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं है, हर थ्योरी क्वेश्चनेबल है। ठीक है, अभी के लिए सही है, हो सकता है हमने कोई ऐसा रिजल्ट एक्सपेरिमेंट ऐसा कर दिया जिसमें वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही, रिजल्ट को वेरीफाई नहीं कर पा रही, तो उसमें चेंज करने की नीड होगी। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो साइंटिस्ट में हर अभी जो जो सही में एक साइंटिस्ट होगा, मतलब जो ऑब्वियसली जो साइंटिस्ट है जो तो वो क्या करें, उनमें उनके पास आंसर से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और वो हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक साइंस स्टूडेंट हमेशा क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा चीज़ों को, जो भी उसकी नॉलेज है उस पर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखेगा कि जो भी मैंने पढ़ा है वो सही है कि नहीं। ठीक है। हाँ, as observation improve in detail and precision or experiment yield new result, theory must account for them। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से जो क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे डिटेल में इम्प्रूव होगा, नए नए ऑब्जर्वेशन अभी भी होते रहेंगे, जो भी हमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, प्रिसिशन आएगा और एक्यूरेसी आएगी, नए इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी प्रिसिशन और ज़्यादा है, उससे एक्यूरेसी और बढ़ेगी। थ्योरी, और जब नया रिजल्ट आएंगे तो थ्योरी को उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं कर पाई चेंज कर दो उसको। ठीक है, समटाइम्स इफ नेसेसरी बाय इंट्रोड्यूसिंग मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करना पड़ता है थ्योरी को। ठीक है, जैसे कि एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया गया, मैक्सवेल ने जब उसमें लूप होल देखा तो फिर एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ बना हुआ, पढ़ेंगे उसको हम आगे 12th क्लास में। Sometimes the modification may not be taken may lie within the framework of existing theory।
तो कभी कभी जो मॉडिफिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं होगा, बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, छोटा सा चेंज आएगा। एग्जाम्पल के लिए दिया है जोहेनस केपलर। देखिए एक सेकंड वेट करेंगे, थोड़ा ब्राइटनेस कम करता हूँ मैं। ओके, अब देखो, when Johannes Kepler examined the extensive data on planetary motion collected by Tycho Brahe, the planetary circular orbits in heliocentric theory imagined by Nicolaus Copernicus had to be replaced by elliptical orbits to fit the data better। ठीक है, तो ऐसा ड्रास्टिक चेंज होगा ये बोल रहे थे इसमें। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोला जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियो मतलब क्या हुआ, सन से, हीलियम से बना है सन, बेसिकली हाइड्रोजन हीलियम से। हीलियोसेंट्रिक सन सेंटर पे है सोलर सिस्टम के। निकोलस कॉपरनिकस ने थ्योरी दी थी, तो उसमें थोड़ा चेंज क्या किया किया जब टाइको ब्रहे, ठीक है, ऑब्जर्वर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो ऑब्जर्व करते थे। पूरी लाइफ उन्होंने डेडिकेट कर दी, पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व करने में। और उनके जो स्टूडेंट थे कैपलर ने फिर उससे कंक्लूड किया, कैपलर लॉ बनाए। तो उसको जो थ्योरी को ना, ये जो निकोला कैपलर कोपर्निकस की थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा कि उन्होंने बोला सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, बट नहीं, एलिप्टिकल पाथ में करता है। ठीक है, ये चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो occasionally, however, the existing theory is simply unable to explain new observation. This causes a major uphill in science. In the beginning of the 20th century, it was realized that Newtonian mechanics, till then a very successful theory, could not explain some of the most basic features of atomic phenomena. तो कभी कभी जैसे हमने बोला ड्रास्टिक चेंज भी आएंगे, या फिर पूरी की पूरी थ्योरी को ही बदलना पड़ेगा, नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो यही हुआ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जब देखा कि ये एटॉमिक लेवल पे तो नहीं समझा पा रही है, या फिर न्यूटोनियन तो ये नहीं समझा पा रही है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को, तब हमें क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करना पड़ा। Similarly, the then accepted wave picture of light failed to explain the photoelectric effect properly। तो वेव पिक्चर ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सटेंड कर पाए, यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स का फिर डेवलपमेंट हुआ था। ओके, just as a new experiment may suggest an alternative theoretical model, a theoretical advance may suggest what to look for in some experiments। ठीक है, तो देखो ये हैंड इन हैंड चलता है, एक नया एक्सपेरिमेंट से ये सजेस्ट, एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ और उससे ये एक थियोरेटिकल नया या ऑल्टरनेट थियोरेटिकल मॉडल सजेस्ट किया उसने कि किसी नीड है एक नया थ्योरी बनाने की। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि थियोरेटिकल एडवांसमेंट, ठीक है, थ्योरी में हमने मैथमेटिकल एडवांसमेंट किया, ठीक है, और उससे नए एक्सपेरिमेंट की नीड पड़ी। दोनों ही एग्जाम्पल से समझेंगे। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्ड फॉइल in 1911 by Ernest Rutherford established the nucleus model of the atom, which then became the basis of the quantum theory of hydrogen atom given in 1913 by Niels Bohr। ठीक है, अन्य रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बारे में आपको पता होगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उससे क्या हुआ, यही बेसिस बना क्वांटम थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, जिन्होंने नील बोर ने दिया था जो। तो थ्योरी से देखो, एक एक्सपेरिमेंट से एक नई थ्योरी बनानी पड़ी। ठीक है, की नीड पड़ी। On the other hand, the concept of antiparticle was first introduced theoretically by Paul Dirac in 1930 and confirmed 2 years later by the experimental discovery of positron by Carl Sanderson। तो जो पॉजिट्रॉन था, जो एंटी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पहले थियोरेटिकली पॉल डिराक ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, और कार्ल एंडरसन ने भी इसको प्रूव कर दिया। ब्लैक होल का भी कुछ ऐसा है, ब्लैक होल थियोरेटिकली प्रूव हो गए, ऐसे वर्म होल भी। ठीक है, वर्म होल, ठीक है, ये वाइट होल भी इवन। ठीक है, तो ये सारे थियोरेटिकली तो एग्जिस्ट करते हैं, बट ब्लैक होल तो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो गया है। ठीक है, देखा जा चुका है ब्लैक होल को, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व हो गया।
वर्म होल अभी एक्सपेरिमेंटली नहीं मिला है। ठीक है। Physics is a basic discipline in the category of natural sciences, which also includes other disciplines like chemistry and biology. The word physics comes from a Greek word meaning nature. तो फिजिक्स का जो ग्रीक वर्ड में जो मतलब है वो है नेचर. Its Sanskrit equivalent is bhautiki, that is used to refer to the study of the physical world. A precise definition of this discipline is neither possible nor necessary. ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी. We can broadly describe physics as a study of the basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena. तो हम कैसे डिफाइन कर डिस्क्राइब करते हैं फिजिक्स को? जो बेसिक लॉज ऑफ नेचर है उनकी स्टडी करना, और उनकी इन्हीं लॉज की वजह से जो नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं उनको समझना. The scope of physics is described briefly in the next section. Have we remark on two principal thrusts in physics, unification and reduction. तो दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में इस पैराग्राफ में देखते हैं, यूनिफिकेशन और रिडक्शन. In physics, we attempt to explain diverse physical phenomena in terms of a few concepts and laws. तो हम क्या करते हैं फिजिक्स में, जो अलग अलग फिजिकल फिनोमिनाज हैं इनको कुछ फ्यू कॉन्सेप्ट में और लॉस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. The effort is to see the physical world as manifestation of some universal laws in different domains and conditions. ठीक है, तो ये हमारा एफर्ट किस लिए, कि जो यूनिवर्सल लॉज है इसको डिफरेंट डोमेन और कंडीशन में, मतलब कुछ लॉज जो यूनिवर्सल लॉज है ये डिफरेंट डोमेन कंडीशन में अलग अलग रिजल्ट दे रहे. फॉर एग्जाम्पल, द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन डिस्क्राइब द फॉल ऑफ एन एप्पल टू द ग्राउंड, the motion of the moon around the earth, and the motion of planets around the sun. तो न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटेशन लॉ, ये हमने देखा तीन डिफरेंट सिचुएशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. ठीक है, अलग अलग कंडीशंस है, अलग अलग डोमेन्स है. Similarly, the basic law of electromagnetism govern all electrical and magnetic phenomena. तो electromagnetism इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना, सारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को गवर्न कर रहा है. ऐसे एक लॉ इतने अलग अलग चीज़ों को क्या कर रहा है, उसमें ये अप्लाई हो रहा है, ओके, गवर्न कर रहा है, इसमें अप्लाई हो रहा है. ठीक है, ये यूनिफिकेशन हुआ. और अटेम्प्ट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटेशन को भी कंबाइन करिए कि एक ऐसा लॉ से इन दोनों को समझाया जा सके. ठीक है, उस पर अटेम्प्ट अभी भी हम प्रोग्रेस में है. The attempt to unify fundamental forces of nature reflect the same quest for unification. सारे ही जो फंडामेंटल लॉज है उसको हम अटेम्प्ट यूनिफाई करने की, एक सिंगल लॉ से सब कुछ हम समझ सके कि सब कुछ क्यों हो रहा है. ठीक है. A related effort is to derive the properties of a bigger, more complex system from the properties and interaction of its constituent simpler parts. This approach is called reductionism. इसका थोड़ा इससे रिलेटेड एफर्ट है, लेकिन ऑपोजिट में बोलेंगे. इसको यूनिफाई कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को. ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं. सिंपलर पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूंट जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, माइक्रोस्कोप लेवल पे जा रही है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है. ठीक है, सिंपलर पार्ट्स में क्या हो रहा है. इट इज़ अ हार्ट ऑफ फिजिक्स लगा है. फॉर एग्जाम्पल समझे इस बात को. The subject of thermodynamics, developed in the 19th century, deals with world system in terms of macroscopic quantities such as temperature, internal energy, entropy. Subsequently, the current subject of kinetic theory and statistical mechanics interrupted these quantities in terms of the properties of the molecule constituting the world. है ना. तो थर्मोडायनामिक्स में हम ये इन थर्मोडायनामिक जो पैरामीटर्स है, ठीक है, उनको स्टडी के टेम्परेचर इंटर एनर्जी को स्टडी करते हैं, और हम इसको काइनेटिक थ्योरी और स्टैटिकल मैकेनिक्स में इनको काइनेटिक थ्योरी में हम बेसिकली मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल से बनी है, मॉलिक्यूल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और इन्हीं के बिहेवियर की वजह से ही हम उन पैरामीटर्स को समझ पाते हैं.
ठीक है, तो हम और डिटेल में जा रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, तो उस पर जाएंगे, रिड्यूस कर देंगे उसको छोटे से छोटे लेवल पे, क्या सिंपल लेवल पे क्या हो रहा है। इन पर्टिकुलर द टेम्परेचर वॉज सीन टू बी रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर सिस्टम। टेम्परेचर हम आगे देखेंगे थर्मोडायनामिक्स में कैसे एवरेज काइनेटिक और मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने टेम्परेचर को समझने के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आप बात करेंगे आर्टिकल 1.2 स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। We can get some idea of the scope of physics by looking at it various subdiscipline, ठीक है। तो सब डिसिप्लिन को देख के आइडिया लग सकते हैं। बेसिकली देयर आर टू डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। नाम समझ में आ रहा है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमिना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन कहाँ की बात करेगा, लेबोरेटरी में, ठीक है, जो हम बेसिकली देख सकते हैं, ठीक है, उसकी बात करेगा, ठीक है। टेरेस्ट्रियल हो गया, सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई, हेवनली बॉडीज़ हो गई, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल की बात करेगा, ठीक है, जो साइज ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है उनकी बात करेगा, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिनोमेना। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या आ जाएगा, जो माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक लेवल की बात करेगा, मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर फिनोमेना। Classical physics deals mainly with macroscopic phenomena and includes subjects like mechanics, electrodynamics, optics and thermodynamics, ठीक है। और क्लासिकल फिजिक्स में क्या आ जाएंगे, ये मैकेनिक्स आ जाएगा, ये सब्जेक्ट आपने देखे,